नमस्कार। आज हम नाइजीरिया में येलेवाटा में जो जून 2025 में हुआ उस पर एक रिपोर्ट की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये दस्तावेज सिर्फ एक भयानक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया ने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी या नहीं दी, इस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 13 से 14 जून 2025 की है, बेनू राज्य में येलेवाटा नाम की जगह पर। और आंकड़े तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। हाँ, 100 से ज्यादा ईसाई लोगों की हत्या की बात है इसमें। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। और जो बात बहुत विचलित करती है वो ये कि कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। बहुत भयानक। और जैसा मैंने कहा, रिपोर्ट सिर्फ घटना बताने पर नहीं रुकती। उसका असली जोर इस बात पर है कि दुनिया भर में इस पर एक लगभग खामोशी छाई रही। सही कहा, यही रिपोर्ट का मुख्य तर्क है। वो कहती है कि जब हम देखते हैं कि यूक्रेन या गाजा जैसे मामलों पर दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसकी तुलना में ये लवाटा पर लगभग चुप्पी थी। रिपोर्ट इसे जानबूझकर की गई अनदेखी तक कहती है। जानबूझकर मतलब क्या वो ये इशारा कर रही है कि इसके पीछे कोई वजह हो सकती है, जैसे नस्ली या धार्मिक? हाँ, रिपोर्ट ये सवाल उठाती है। वो पूछती है कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये अफ्रीका में हुआ, या पीड़ितों का धर्म अलग था? क्या अफ्रीकी जीवन को कमतर आंका जा रहा है? ये कड़वे सवाल रिपोर्ट में मौजूद है। और ये आलोचना सिर्फ दुनिया तक ही सीमित नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाइजीरिया की अपनी सरकार और सुरक्षा बलों पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट में। अच्छा, किस तरह के आरोप? रिपोर्ट कहती है कि सरकार की तरफ से जो ढिलाई बरती गई वो एक तरह से मिलीभगत जैसी लगती है। निष्क्रियता के जरिए साथ देना। निष्क्रियता जैसे कि घटना के बाद सेना या पुलिस की तरफ से कोई तेज ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और जिन लोगों पर आरोप है, जिन्हें रिपोर्ट में फुलानी चरवाहे या मिलिशिया बताया गया है, उन्हें कथित तौर पर कोई सजा नहीं मिली। वो आजाद घूम रहे हैं। तो ये कोई अकेली घटना नहीं मानी जा रही। रिपोर्ट इसे किसी बड़े पैटर्न से जोड़ती है। हाँ, रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि ये नाइजीरिया के मिडिल बेल्ट इलाके में, जो कि आप जानते हैं धार्मिक और जातीय तनाव का केंद्र रहा है, चल रहे एक बड़े सिलसिले का हिस्सा है। रिपोर्ट इसे सिर्फ जमीन का झगड़ा या सांप्रदायिक तनाव कहकर खारिज नहीं करती। वो इसे बाकायदा जातीय सफाई और धार्मिक नरसंहार का नाम देती है। ये तो बहुत गंभीर शब्द है, जातीय सफाई, नरसंहार। हाँ, और रिपोर्ट कहती है कि इसे अक्सर जमीनी विवाद या चरवाहों और किसानों के झगड़े का रूप दे दिया जाता है ताकि असली मंशा छुपी रहे। और इस पूरी कथित चुप्पी में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का क्या रोल बताया गया? रिपोर्ट बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस जैसे CNN, BBC इनकी कड़ी आलोचना करती है। अच्छा। हाँ, आरोप ये है कि उन्होंने या तो इस खबर को पूरी तरह दबा दिया या फिर बहुत ही कम, ना के बराबर कवरेज दी। रिपोर्ट इसे चुनिंदा रिपोर्टिंग कहती है। चुनिंदा रिपोर्टिंग मतलब ये कि मीडिया तय कर रहा है कि किसकी मौतें खबर बनने लायक हैं और किसकी नहीं। बिल्कुल। रिपोर्ट का इशारा इसी तरफ है कि एक तरह का एजेंडा है जिसके तहत ये फैसले लिए जाते हैं। अब जरा फुलानी मिलिशिया की बात करें। रिपोर्ट में उनका जिक्र कैसे है? क्या वो सिर्फ चरवाहे हैं? नहीं, रिपोर्ट उन्हें सिर्फ मवेशी चराने वाले समूह के तौर पर नहीं देखती। उनका चित्रण ऐसे किया गया है कि वो अब विकसित होकर सशस्त्र जातीय धार्मिक आतंकी गुट बन चुके हैं। आतंकी गुट? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार वो योजनाबद्ध तरीके से ईसाई समुदायों को निशाना बना रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उनके गांव जला रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और दुनिया उन्हें आतंकवादी कहने से हिचक रही है, ऐसा रिपोर्ट का मानना है। हाँ, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि उन्हें आतंकवादी के तौर पर चिन्हित करने में एक हिचक है वैश्विक स्तर पर। ये सब नाइजीरिया के अपने अंदरूनी हालात के साथ कैसे जुड़ता है? वहाँ तो पहले से ही कई समस्याएं हैं, डाकू हैं, बोको हराम है, अलगाववादी आंदोलन है, भ्रष्टाचार है। हाँ, और रिपोर्ट इसी विरोधाभास को सामने लाती है। एक तरफ नाइजीरिया की ये अंदरूनी अस्थिरता, हिंसा, इतनी सारी चुनौतियां, और दूसरी तरफ दुनिया में उसकी छवि एक फलते फूलते लोकतंत्र की बनी हुई है। और रिपोर्ट यहाँ रुकती नहीं। वो दुनिया की बड़ी ताकतों पर, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त राष्ट्र, यहाँ तक कि OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन, इन सब पर सीधा आरोप लगाती है। किस बात का आरोप? उनकी चुप्पी और निष्क्रियता को मिलीभगत बताती है। रिपोर्ट सवाल करती है कि इन देशों ने कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए, नाइजीरियाई सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर
रिपोर्ट येलेवाटा की इस दुखद घटना को एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हाँ बिल्कुल, एक प्रतीक ये दिखाने के लिए कि कैसे रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी लोगों की जान को कमतर आंका गया, कैसे दुनिया ने आंखें मूंद ली। और रिपोर्ट का तर्क है कि यही चुप्पी, यही अनदेखी आगे और हिंसा को बढ़ावा देती है, उसे संभव बनाती है। अंत में कोई ऐसी बात जो रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करती हो, कोई आखिरी विचार? हाँ, रिपोर्ट एक बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक बिंदु पर खत्म होती है। वो कहती है कि किसी समाज या दुनिया का असली मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि वो जानी मानी लोकप्रिय त्रासदियों पर कितना शोर मचाती है या कितना अफसोस जताती है, बल्कि असली पहचान इस बात से होती है कि वो उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है जिन्हें भुला दिया गया है, जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। ये हमारी अपनी चुनिंदा सहानुभूति और वैश्विक जिम्मेदारी पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसे महत्व देते हैं और किसे नजरअंदाज कर देते हैं।